दोस्तों एम के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन सीडीपी का 13 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे। इस सीरीज को हम रीड करेंगे 13 क्वेश्चन का। इसमें विस्तृत भी दिया है, इसका विस्तृत भी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का, किशोर अवस्था में मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए 350 ग्राम, बी 1260 ग्राम, सी 1260 से 1400 ग्राम, डी 1600 ग्राम। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, जो कि उत्तरमाला में भी सी है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। बच्चों की संवेदी गत्यात्मक अवस्था की अवधि होती है। ए जन्म से, पुनः फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों की संवेदी गत्यात्मक अवस्था अवधि होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, बी जन्म से 7 वर्ष, सी जन्म से 1 वर्ष, डी जन्म से 4 वर्ष। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जन्म से 2 वर्ष। इसका विस्तृत देखेंगे हम। इसके विस्तृत को हम रीड करेंगे। बच्चे की संवेदी गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा बोलने लगता है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया, जिसमें संवेदी गत्यात्मक अवस्था पहली अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन ए 90 से 110, बी 71 से 90, सी 70 से 80, डी 100। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि जो होती है दोस्तों 90 से 110 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। इसका विस्तृत देख लेंगे। व्यक्तिगत सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ 90 से 110 के मध्य होती है। सामान्यतः बच्चे सामान्य शारीरिक और मानसिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी बाधा का अनुभव नहीं करते। इनके अधिगम की गति भी औसत या सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन को रीड करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से अभिप्रेषण का संघटक कौन है, कौन नहीं है? ऑप्शन ए आवश्यकताएं, बी प्रोत्साहन, सी अंतर्नोदय, डी संवेग। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, संवेग। इसका विस्तृत आंसर देखेंगे। आवश्यकताएं प्रोत्साहन एवं अंतर्नोदय अभिप्रेरणा के संघटक होते हैं, जबकि संवेग व्यक्ति का मनोभाव होता है, जिसका क्रमिक विकास उम्र बढ़ने के साथ होता है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों की श्रेणी नहीं है। ए मानसिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, बी शैक्षणिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, सी शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, डी सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो ऑप्शन डी सही होगा, सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक।
इसका विस्तृत देखेंगे हम, विस्तृत आंसर देखेंगे, विस्तृत आंसर को रीड करेंगे। सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक विशिष्ट बालकों की वर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते। विशिष्ट बच्चे वह बच्चे हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सांवेयिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से अलग होते हैं जहाँ कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके, अगला वीडियो बनाने में हमको मोटिवेशनल मिल सके। अब अगला क्वेश्चन को रीड करेंगे। CDP का एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सीरीज के तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में सहायक नहीं है? ए. मानसिक परीक्षण द्वारा, बी. बुद्धि लब्धि द्वारा, सी. चिकित्सीय परीक्षण द्वारा, डी. निरीक्षण द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा, बुद्धि लब्धि द्वारा। इसका विस्तृत आंसर देखेंगे। बुद्धि लब्धि द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में सहायक नहीं है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। कक्षा शिक्षण में निरीक्षण द्वारा, चिकित्सीय परीक्षण द्वारा, शैक्षिक परिणामों द्वारा एवं मानसिक परीक्षणों द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान नहीं करता? ऑप्शन ए. बुद्धि परीक्षाएं, बी. प्रवणता परीक्षाएं, ऑप्शन सी. उपलब्धि परीक्षण, डी. चिकित्सीय परीक्षण। इसका ऑप्शन डी सही होगा। विस्तृत में देखेंगे आंसर इसका। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान वृद्धि परीक्षाओं द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, प्रवणता परीक्षण द्वारा किया जाता है, जबकि चिकित्सीय परीक्षण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? जो कक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए. कक्षा शिक्षक की, बी. समुदाय की, सी. प्राचार्य की, डी. विद्यार्थीगण की। इसका ऑप्शन ए सही होगा, कक्षा शिक्षक की। उस कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण को वो मुख्यतः बनाए रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले इसको हम रीड कर लेंगे विस्तृत में। कक्षा शिक्षक की मुख्यतः कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। यदि कोई बच्चा एक ही प्रकार की गलती बार बार सुधारने पर भी करे तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए. बच्चे को डांट पिलाएंगे, बी. मौखिक तथा लिखित चेतावनी देंगे, सी. पुनः गलती करने का कारण अनुशीलन द्वारा पता करेंगे, डी. बच्चे को सही
प्रक्रिया बताकर उसे बार बार लिखित रूप से दोहराने को कहेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। बच्चे को सही प्रक्रिया बताकर उसे बार बार लिखित रूप से दोहराने को कहेंगे। इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों। इसके विस्तृत को रीड करेंगे हम। गलती करना मानवीय भूल है, अतः उसके मानसिक मस्तिष्क में सीखने की ट्रेट रेखा प्रभाव के कारण के लिए निर्णय के लिए सही प्रक्रिया को बार बार दोहराने से फिर वह कभी न भूलने वाला ठोस तथ्य याद कर लेगा, क्योंकि यह बार बार लिखना 10 बार के पढ़ने के बराबर होता है। अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन है 110 से कम, 80 से 90, 50 से 70, 140 से अधिक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 140 से अधिक। प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन पुस्तक किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए टर्मन, बी हाइविंग हर्ट्स, सी जॉन डेवी, डी जीन पियाजे। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, हाइविंग हर्ट्स। इसका विस्तृत देखेंगे। ए सर्वे ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन प्रतिभाशाली बच्चों पर शिक्षा का सर्वेक्षण पुस्तक हाइविंग हर्स्ट नामक एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए इस विषय पर विस्तृत विवरण दिया है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को विशेषताओं में निम्न में से कौन सा संघटक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सामवेगिक न्यूनता, बी अवधारणा शक्ति का अभाव, सी अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव, डी समस्याग्रस्त या शारीरिक विशेषताएं। ऑप्शन ए सही होगा, सामवेगिक न्यूनता। विस्तृत को रीड करेंगे। सामवेगिक न्यूनता या सामवेगिक रूप से कमजोर होना धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, बाकी अन्य संघटक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए एकल अध्ययन विधि, बी निरीक्षण विधि प्रविधि, सी शैक्षिक परीक्षण, डी प्रवणता परीक्षाएं। ऑप्शन डी सही होगा, प्रवणता परीक्षाएं। इसको हम रीड करेंगे। प्रवणता परीक्षाएं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान हेतु नहीं, अपितु प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन को रीड करेंगे।
धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के प्रमुख कारण में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक परिस्थितियां, बी संवेगात्मक घटक, सी व्यक्तिगत घटक, डी विद्यालय शिक्षकों की सामाजिक स्थितियां। ऑप्शन डी सही होगा, विद्यालय शिक्षकों की सामाजिक स्थितियां। विस्तृत को रीड करेंगे। विद्यालय शिक्षकों की सामाजिक स्थितियां धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान का कारण नहीं है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: आर्थिक परिस्थितियां या गरीबी, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर या संवेगात्मक घटक तथा व्यक्तिगत घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याओं में कौन सम्मिलित नहीं है? संज्ञानात्मक अधिगम समस्या, बी भाषा, वाणी, श्रवण, प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, सी मनोवैज्ञानिक समस्या, डी दृष्टि एवं व्यवहारिक तथा सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्या। ऑप्शन सी सही होगा, मनोवैज्ञानिक समस्याएं। इसका विस्तृत देखेंगे। धीमी गति से सीखने की समस्या एक अधिगम संबंधी समस्या है जिसमें मनोवैज्ञानिक समस्याओं की भूमि नगण्य होती है। अन्य सभी कारण धीमी गति से सीखने के लिए प्रमुख कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ए 8, बी 4। इस क्वेश्चन का आंसर बी ही सही होगा, 4 भागों में। इसका विस्तृत देखेंगे। आंशिक शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को 4 भागों में विभाजित किया गया। दृष्टि बाधित, दूसरा श्रवण बाधित, तीसरा वाक दोष तथा अस्तिम बाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। मध्य रूप से प्रभावित दृष्टिबाधित बच्चों की देखने की क्षमता होती है 25 से 75 फीट, 50 या 50 से 75 फीट, 20 से 70 फीट, डी 50 से 100 फीट। ऑप्शन सी सही होगा, 20 से 70 फीट तक। विस्तृत को रीड करेंगे। मध्यम रूप से ऐसे दृष्टि बाधितों के नेत्रों के देखने की क्षमता दृश्य क्षमता 20 से 70 फीट होती है, जिसका तात्पर्य होता है कि सामान्य बच्चा यदि 70 फीट से किसी वस्तु को देख सकता है तो दृष्टि अक्षम बच्चा उसे 20 फीट पर से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। श्रवण बाधित बच्चों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। श्रवण बाधित बच्चों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। इसका विस्तृत देखेंगे हम। पहला, कम बाधित बच्चे जो कि 35 से 51 डेसिबल तक ध्वनि को बाधित। दूसरा, मंद बाधित बच्चे। तीसरा, गंभीर बाधित बच्चे। चौथा, पूर्ण गहन बाधित बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के प्रमुख ध्रुव में शामिल नहीं है? ए अधिगम, बी शिक्षक, सी शिक्षार्थी, डी पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए सही होगा अधिगम। विस्तृत को रीड करेंगे हम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अधिगम शिक्षण के प्रमुख ध्रुव में शामिल नहीं है। शिक्षण के 3 प्रमुख ध्रुव है: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। निश्चित उद्देश्यों को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। इसलिए शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रेषक एवं संदेश, बी माध्यम एवं प्रापक, सी प्रतिपुष्टि एवं प्रतिक्रिया, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। हम पहले इसके विस्तृत आंसर को देखेंगे। उपयुक्त सभी संप्रेषण के घटक हैं। संप्रेषण के घटक इस प्रकार हैं: प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्रापक, प्रतिपुष्टि, प्रतिक्रिया। संप्रेषण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: छात्रों के पूर्व अनुभवों का ध्यान, निर्देशात्मकता, अच्छी योजना, उचित पथ प्रदर्शन व कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार व आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 7। तो 2 प्रकार से संप्रेषण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका विस्तृत देखेंगे। संप्रेषण के प्रमुख रूप से 2 प्रकार हैं: शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। शाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। ऑप्शन बी सही होगा, 2। शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक, लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। अशाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 4, डी 7। ऑप्शन बी सही होगा, 3। अशाब्दिक संप्रेषण के 3 प्रकार होते हैं। विस्तृत में रीड करेंगे हम। अशाब्दिक संप्रेषण 3 प्रकार से होता है: आँखों से, स्पर्श से तथा वाणी से। आँखों से, स्पर्श से तथा वाणी से 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। व्यवहारवाद की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वाटसन ने, पावलोव ने, डी थॉर्नाइड ने, डी स्किनर ने। ऑप्शन ए सही होगा, वाटसन ने। वाटसन ने व्यवहारवाद के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, बी नियोजन का सिद्धांत, सी क्रियाशीलता एवं चयन का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बुद्धि परीक्षण को कितने प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 4,
बी 10, ऑप्शन सी 2, 8, 8, डी 8 होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, 2 में 2। इसका विस्तृत देखेंगे। बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा का सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का श्रेय बीने को दिया जाता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। संवेग के प्रकार के प्रमुख प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ए क्रोध, बी अधिगम, सी भय, डी प्रेम। तो ऑप्शन बी सही होगा, अधिगम। इसमें अधिगम शामिल नहीं होता है। इसका विस्तृत आंसर देखेंगे। अधिगम संवेग के प्रमुख प्रकार में शामिल नहीं है। संवेग के 3 प्रमुख प्रकार हैं, क्रोध, भय एवं प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। अगला क्वेश्चन पर देखेंगे, किस अवस्था में संवेगात्मक अस्थिरता सर्वाधिक पाई जाती है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्यावस्था। ऑप्शन बी सही होगा, किशोरावस्था। इसका विस्तृत आंसर देखेंगे। किशोरावस्था में सर्वाधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। बाल्यावस्था में संवेगों में अस्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को शैक्षिक कार्य कराने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की होती है? ऑप्शन ए अक्षरों को पहचानने की, बी अक्षरों का उच्चारण करने की, सी अक्षरों को पढ़ने की, डी अक्षरों को पहचान कर लिखने की। तो इसमें सबसे बड़ी कठिनाई जो होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, अक्षरों को पहचान कर लिखने की। इसका विस्तृत देखेंगे। शैक्षिक प्रक्रिया के प्रारंभ में बच्चे के लिए सबसे कठिन काम अक्षरों को पहचान कर लिखना है, क्योंकि लिखने में हाथ, आँख एवं मस्तिष्क तीनों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशनल मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित है। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान पर बल, बी बालक के व्यक्तित्व का आदर, सी व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। इस तरह से 13 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है दोस्तों। पुनः फिर से हम आप लोग से कहते हैं कि वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।